can you hear me? अनुभव जोशी, मानस जोशी, लक्ष्य, सबको आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट क्लास में स्वस्ति बताइए कहाँ तक एनालाइज किया था। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक एनालाइज किया था? स्वस्ति भंडारी सर हमने ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तक कर लिया था। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तक NF3 अच्छा हाँ, ट्राई हाईलाइट कर रहे थे सारे लोग और से सुने। हाँ, जो लोग पिछले क्लास में नहीं आए होंगे, यहाँ देखिए हम लोग ट्राई हाईलाइट ऑफ ग्रुप 15 एनालाइज कर रहे थे। उसमें बेसिक कैरेक्टर हम लोगों ने एनालाइज किया था। ट्राई हाईलाइट ऑफ ग्रुप 15। अब इसमें हम बात करेंगे, सारे लोग ध्यान दें प्लीज, और से सुनिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस जब करता है तो क्या कंडीशन है, पहले जनरल भी समझिए, फिर उसको किस तरह पूछेगा वो समझिए। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन ये है कि वन बॉन्डेड एटम should have vacant p या vacant d ऑर्बिटल। किसी भी, चाहे सेंट्रल हो या सराउंडिंग हो, उसके पास वैकेंट डी होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि देयर शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़, लेस स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड सेंट्रल एटम, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होने की कंडीशन यही है। अब देखिए, इसमें लिखिएगा नहीं, अभी रुक जाइएगा। जैसे कोई पूछे NF3 हाइड्रोलाइज्ड होगा, डायरेक्ट कहिए नहीं होगा, बिकॉज नाइट्रोजन और फ्लोरीन किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना वैकेंट पी है ना वैकेंट डी। वैकेंट डी की पहचान होती है पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, मैं सिखा चुका हूँ। अब दोनों सेकंड पीरियड है, कंप्लीट ऑक्टेट, ये हाइड्रोलाइज नहीं है। हाइड्रोलाइज के लिए कहा गया वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वैकेंट पी या वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब आइए, NCl3 हाइड्रोलाइज होगा, ये होगा। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, इसमें वैकेंट डी है, वाटर अटैक कर सकता है। अब आइए PCl3, इसमें तो दोनों के पास वैकेंट डी है, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, दोनों के पास वैकेंट डी है। तो इसलिए मैं एक स्टाइल और लिखवा देता हूँ, वैकेंट डी, और ब्रैकेट में लिखता हूँ एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो। क्यों? देखो यहाँ वैकेंट डी दोनों में है, तो वाटर अटैक किस पर करेगा? क्लोरीन और फास्फोरस में। फास्फोरस पर पॉजिटिव है, तभी ये अपना लोन पेयर दे पाएगा। क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। तो ये सिचुएशन जहां दोनों के पास वैकेंट डी हो, तो वाटर का अटैक उसी पर कराओ जिसके पास वैकेंट भी हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाइड्रोलिसिस की कंडीशन एक एक स्टूडेंट बताएं। यस सर, आई आ गई सर। ठीक, वेरी गुड। लक्ष्य को आई? लक्ष्य को? यस सर। स्वस्ति भंडारी को भी आ गई, वेरी गुड। लक्ष्य को आई? लक्ष्य प्लीज बताएं। हर्षित एंड यशवर्धन, आसिया। यस सर। हाँ, तो ये है कंडीशन, ये है। आपको ऐसा पॉइंट सब लिखाया जा रहा है कि कहीं पर आपको डाउट ना हो। अब आइए बोर्ड लेवल पर क्या क्वेश्चन पूछेगा या कॉम्पिटिशन सब में। ये तो पूरा लाइन है कि इंटायर केमिस्ट्री के लिए कंडीशन मैंने लिखवा दिया। अब देखिए, ये बहुत ही मशहूर पॉइंट है, लिखना शुरू करें। आप साइड में भी लिख लें और ये भी लिखना शुरू करें। NF3 is not hydrolyzed
because yeah, but NCl3 is hydrolyzed. NCl3 hydrolyzed हो जाए. In NF3 both nitrogen and fluorine do not have vacant d orbital, due to which it can't accommodate electron given by water. ये पूरा व्यूज हो गया कि आपको डायरेक्ट पहचानने का तरीका. ये लिख लिया तो बताइएगा. Sir, वो लिखा due to which it cannot accommodate electron given by water. असल ये सब पॉइंट हैं कि आप ये सब पॉइंट, ये सब कंसेप्ट सब है जो मैं साइड में लिखा दिया करता हूँ कि आप सबको देख कर करें. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए. सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? मानसबीन, लक्ष्य, स्वासी, आसिया, यशवर्धन, अनुभव जोशी, मानस जोशी, सब लोगों ने सर लिख लिया. Yes, sir. सर वो वहाँ पे लिखा है कि वेकेंट पीवी हो तब भी हाइड्रोलाइज हो सकता है. हाँ हाँ हाँ, यस, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कैन भी होना चाहिए. जैसे BF3 BCl3 BF3 वहाँ बोरॉन है, देखिए पीरियड सेकंड है लेकिन ऑर्बिटल इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं. वाटर अटैक कर सकता है बोरॉन पर, H3BO3 बनाएगा. समझ बात आई? वैकेंट पी भी हो. हाँ, वैकेंट पी भी होगा. वैकेंट पी की पहचान होती है पीरियड सेकंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. पीरियड सेकंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको लिखना हो पेज के ऊपर लिखना. वैकेंट डी तो मैं आपको पहले चैप्टर में आपको ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं. पीरियड थर्ड एनम, इसमें हम ऑक्टेट कंप्लीट रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है. स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले. पीरियड थर्ड एनम ये है आपको पहचानने का तरीका. पीरियड से वैकेंट होना चाहिए, चाहे वैकेंट बी हो या वैकेंट बी हो. आगे बढ़ें. इन NCl3 मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें सारे लोग. क्लोरीन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल. Vacant d orbital can accommodate electron given by water. तो आपको मैंने सिखा दिया कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा, कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा. ये कंडीशन मैंने आपको सिखा दिया. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं. कितने सारे लोग हाँ है ना? लिख लिया? हेलो एवरीवन. डन सर. अच्छा, अब आइए मैं आपको दूसरा ट्रिक्स देना चाहता हूँ. प्लीज सुनिए सारे. एक तो मैंने कंडीशन आपको पढ़ा दिया कि हाइड्रोलिसिस की क्या कंडीशन है. अब आइए प्रोडक्ट बनाने का तरीका कि आपको रिएक्शन पर भी कमांड हो. प्लीज सुनिए. इफ सेंट्रल एटम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड
मेरे साथ साथ रिपीट किए, क्या लिखा है सारे लोग बोलिए। सेंट्रल एटम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज नॉन मेटल हो पहली कंडीशन, एंड प्रेजेंट इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल एटम कोवेलेंट कंपाउंड का होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए सेंट्रल एटम को, और कॉमन ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन ग्रुप 15 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना, सारे लोगों को मालूम है ना। यस सर। यस सर। तो देखिए इसका ट्रिक्स याद रखिए, जब भी इस तरह का कंपाउंड सेंट्रल एटम कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल हो, प्रेजेंट इन कॉमन हो, देन ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ऑक्सीएस। क्या देगा जल्दी बताइए, क्या देगा, ऑक्सीएस। अरे प्रोडक्ट में क्या देगा जल्दी बताइए, हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देगा, ऑक्सीएस। हाँ, और ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम सेम एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहना चाहिए रिएक्टेंट से। ये सब ट्रिक्स याद रखिए, इससे ये फायदा होता है इनऑर्गेनिक में कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन 3 को छोड़कर। ये तीनों आपके सिलेबस में भी है, ये सुन लीजिए, एक्सेप्ट HCF2, HCF4 एंड HCF6। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ग्रुप 18 का कि HCF2 का हाइड्रोलिसिस होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, HCF4 क्या होगा, तो ये सब आपसे पूछेगा। देखिए 3 को छोड़कर जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर सेंट्रल एटम कॉमन ऑक्सीडेशन का ऑक्सीएसिड देगा। अब जैसे देखिए PCl3 का हाइड्रोलिसिस तो होगा ही, चूंकि दोनों के पास वैकेंट डी है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो देखिए फास्फोरस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ जाना जल्दी बताओ, हेलो बताओ ना। यस सर। तो अब हाँ, ऑक्सी एसिड के बारे में कमांड और ऑक्सी एसिड जस्ट पढ़ेंगे भी, आज के लेक्चर में आएगा ऑक्सी एसिड, आपको ऑक्सी एसिड हर ग्रुप में आएगा। तो आपको मालूम है फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, +3 +5 वाले, H3PO3। आपको घबराना नहीं, अभी ना भी मालूम है तो आपको मालूम हो जाएगा आधा घंटा के बाद। नाइट्रोजन के भी 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये आपको याद रखना। वही है, फास्फोरस का +3 वाला कौन सा होगा, H3PO3 +. ये हुआ समझने वाला, 3 HCl है तो 3 और 3H2। आपको PCl5 का अगर होगा, अब देखिए कोई आपको मालूम नहीं, क्या सर ने कहा था कोवेलेंट कंपाउंड है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, तो कहा गया था ऑक्सी एसिड बनेगा, तो यहाँ +5 है तो यहाँ भी +5 ही है, HCl1 5 है, 5 HCl, 5 HCl हो गया और 4 H2। आपके पास NCl3 है। अब यहाँ लॉजिक नहीं लगेगा, क्यों नहीं, हाइड्रोलिसिस तो होगा लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम पे नहीं अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, क्लोरीन पर, क्यों, इसी के पास वैकेंट डी है। बोलिए ना, अभी पढ़ाया था ना आपको, ये जो वाटर जो है, हाँ, तो ये अब ये वाला रूल यहाँ नहीं, फिर भी यहाँ ऑक्सी एसिड ही बनेगा, लेकिन यहाँ ये सब सेंट्रल एटम नॉन सेंट्रल एटम के पर अटैक, यहाँ भी वही बनेगा, HClO बनेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रख लें। 3 Cl है तो 3 से मल्टीप्लाइड करें NH3। ये सब चीजें देखिए, एक तो है कि इसको याद कर लेता है, लेकिन आप कितने को याद रखेंगे। मैंने रिएक्शन का ट्रिक्स में आपको इसलिए ये सब चीजें निकालता हूँ कि हर जगह काम आए, सेंट्रल एटम हो, नॉन मेटल हो, कॉमन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन देगा, 3 को छोड़कर। इन तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम ग्रुप 18 में बताएंगे। पता यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से, हाँ जाना। देखिए इसके अलावा भी मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, और से सुनिए। अगर आपको कोई कहे N2O5 है वाटर के साथ, ये मत कहिए कि हमको नहीं आता है। हाइड्रोलिसिस होगा, नॉन मेटल +5 है, इसका ऑक्सी एसिड HNO3 बनेगा, सीधे लिख दीजिए। आपके पास मान लीजिए N2O3 है प्लस वाटर है, आपको मालूम नहीं, तो सर ने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके पास कितना हो गया, +3 हो गया, यहाँ पर HNO2 नाइट्रस एसिड बन जाएगा। आपके पास BCl3 है, वाटर है, तो देखिए सब जगह लगेगा, +3 है, जिसका बोरिक एसिड बन जाएगा। कुछ तो बोलिए, आ रहा है ना, हेलो। सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। SO3 है तो +6 है,
वाटर है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। कोई भी एसिड हो या ऑक्साइड हो, समझा कि नहीं, सेंट्रल कोवलेंट कंपाउंड हो तो ऑक्सी एसिड हो देता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए हाँ या नहीं, समझ में आया सबको अच्छे से? ऐसा Yes, sir. इसीलिए इनऑर्गेनिक में ये सब ट्रिक्स कब याद रहेगा? जब आप पर डे पढ़ेंगे तभी माइंड में रहेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही होगा कि आप मेहनत कीजिए उधर भूलिएगा। ये सब सबको अच्छे से आना चाहिए। सर वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले में वेकेंट, मतलब उसमें तो वेकेंट डी है ही नहीं सर, फिर भी हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? इसमें सर जो आपने नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल दिया है HNO3 वाले। पहले इसको लिखिए फिर समझाता हूँ। हाँ मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है। लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. हाँ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। सारे लोगों ने ये लिख लिया? तो मैं ये लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना N2O5, ये तो एसिड है। देखिए आप सब लोग जानते हैं एसिड वाटर में तो डिसॉल्व होता ही है और ऑक्सी एसिड बनाता है। ये एसिड है। यहाँ आपको चाहे वैकेंट डी रहे ना रहे, समझा कि नहीं, एसिड तो वाटर में डिसॉल्व होता है ना, पढ़ा है ना आपने? यस सर। बेस वाटर, हाँ Yes, sir. ये यहाँ पर हाँ वो सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से होगा। क्योंकि एसिड वाटर में हर एसिड, एवरी एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, उस वजह से ये प्रोवाइड करना है। समझ में बात आ रही है? यस सर। अब आइएगा क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हाँ देखिए अब मैं, अब देखिए कंपटीशन में क्या पूछेगा। अब देखिए कंपटीशन का क्या पॉइंट है कि सर वो N2O3 वाली स्लाइड नहीं लिखी है। नहीं वो नहीं लिखना है, तो मैं समझाया था आपको, वो तो Okay, आएगा ना। हाँ वो तो अब वो होगा आपके पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा लास्ट चैप्टर लास्ट पेज लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में। अब देखिएगा आप 11th में होगा, तो याद कराने के लिए प्रैक्टिस कराया था आपको। यहाँ देखिए अब गौर से सुनिए। अब देखिए एक पॉइंट पर क्या फायदा होगा। देखिए अब यही सब कंपटीशन में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको एग्जामिनर दे देगा PCl5, आपको एग्जामिनर दे देगा SiCl4, आपको एग्जामिनर दे देगा BeCl2 या BF2 कुछ भी दे देगा, और आपको दे देगा PCl3। क्या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस? तो पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पहले चेक कर लें, स्टूडेंट क्या करता है, पहले चेक कर लें सबका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। याद रखिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल। जितना भूखा होगा उतना वाटर और आसानी से अटैक करेगा। तो ECl5 का सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इसी पर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये सब हुआ जब आपको ये सब कंडीशन याद रहेंगी कि भाई हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस क्या हैं, उस पर वैकेंट भी हो पॉजिटिव भी हो, तो फिर आपको अच्छे से आएगा। समझ में बात आई? ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जल्दी बताइए हाँ ना। यस सर। तो
जितना भूखा इंसान होगा उतना ही आपको होगा। लक्ष्य जब भी समझ में ना आए पूछते रहिएगा। सब कुछ आ रहा है ना आपको? यस सर। वेरी गुड। हर दिन पढ़िए, हर दिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर दिन पढ़िएगा, इसीलिए सबको समझ में आएगी। सारे बच्चों के लिए मैं हर दिन रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं टेंशन फ्री पढ़ें, पर डे पढ़िए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद ऑर्गेनिक आने वाला है। लिख लिया? यस सर। अब आइए। हो सकता है अच्छा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन दे दे कि ये अगर PCl5 का हाइड्रोलिसिस हुआ, क्योंकि आपके सिलेबस में है, एरो के ऊपर वो दे देगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दिस इज इम्पोर्टेंट। ना लिखा रहेगा तो आप ऑक्सी एसिड ही फॉस्फोरिक बनाएंगे, पार्शियल लिख देगा तो ये आपको POCl3+ ये आपके सिलेबस में है ना। और ये भी है कि अगर यही PCl5 हेवी वाटर के साथ D2O हेवी वाटर के साथ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड हेवी पेट्रोलियम, हेवी वाटर के साथ भी करेगा, इसी पर प्रोडक्ट बनेगा। POCl3 लिखिए, H की जगह D लिख दीजिए। दिस इज वेरी वेरी, इसलिए मैं लास्ट में लिखाया हूँ और ब्रैकेट के अंदर नथिंग इज मेंशन। आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाला लिखेंगे, कहाँ गया ये वाला जो आपको लिखाया गया। अगर चूंकि आपको मालूम नहीं कि पार्शियल ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, वो एग्जामिनर लिखेगा पार्शियल तो आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सर दूसरा वाला भी पार्शियल हाइड्रोजन है। जी हेवी वाटर के साथ पार्शियली होगा, हेवी वाटर के साथ पार्शियली हाइड्रोलिसिस। लिख लिया? यस सर। याद रखिए, प्लीज सुनिएगा। तो मैंने इसमें एक लाइन लिखाना मैं भूल गया, यहाँ देखिए। PCl3 है और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपने अभी देखा कि H3PO3 बना और HCl गैस बना। बोलिए हाँ या ना? ये तो बना था, बोलिए ना। यस सर। यस सर। याद रखिए कहीं पर भी बाई प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस में गैस बने, नॉट ओनली, चाहे PCl5 ही क्यों नहीं, बाई प्रोडक्ट इज गैस। याद रखिए, उस एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चंस बनेगा, तो याद रखिए PCl3 मेरे साथ साथ लिखिए ऑन PCl3 हाइड्रोलाइज, मेरे साथ साथ लिखिए हाइड्रोलाइजेस in the presence of moisture. Moisture का मतलब वाटर ही हुआ। In the presence of moisture.
आप बताइए लैब में जब इस रिएक्शन को करेंगे तो फ्यूम्स बनेगा कि नहीं गैस के फॉर्म में, जल्दी बताइए। गिव्स, बोलिए ना, गिव्स फ्यूम्स बनेगा कि नहीं? जब गैस बनेगा तो फ्यूम्स बनेगा, जल्दी बोलिए। हाँ, इसके नीचे डार्क लाइन लगाइए, फ्यूम्स ऑफ Cl गैस। सब रिजल्ट ओरिएंटेड पूछ सकता है, नॉट ओनली PCl3, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा, बाय प्रोडक्ट गैस बनेगा, आपको फ्यूम्स के फॉर्म में रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है PCl3 मॉइस्चर के प्रेजेंस में फ्यूम्स को देता है, इसलिए कि बाय प्रोडक्ट गैस है। इतनी सारी बातें आप ट्राई हाइलाइट के फॉर्म में याद रखिए। अब आइए पेंटा हाइलाइट के बारे में, सबको समझ में आएगा, जनरल कंसेप्ट सब है, वो ये नहीं है। चलिए लिख लिया तो बताइए। टॉपिक डालिए, पेंटा हाइलाइड ऑफ ग्रुप 15। अनुभव जोशी आ रहा है ना आपको? आ रहा है सर। तबीयत ठीक रहती है ना आजकल की? खराब है तबीयत? ठीक रहती है ना आपकी? तबीयत ठीक है बट स्कूल खुल गए हैं और स्कूल वाले ब्लॉग को कह दिया खुद। ऑफलाइन? यस सर। ठीक है, सारे लोग पहले टॉपिक डालिए। चलिए, पेंटा हाइलाइट के बारे में भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सब हैं, सारे लोग ध्यान दें। क्या ये बात मालूम नहीं कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइट नहीं बना, ये सबको मालूम है? ऑल Yes. एलिमेंट, Yes, sir. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स पेंटा हाइलाइट, पहला पॉइंट। कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं रिजल्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ, एकदम जल्दी जल्दी लिखते रहिए, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में टाइम सब नहीं लगता, बस आप कंसेप्ट क्लियर होगा। पेंटा हाइलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल, आपको बताना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, ये पहली क्लास के लेक्चर में बताया था, वैकेंट डी इन नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी, नाइट्रोजन can't expand its outlet beyond 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, वैकेंट ही नहीं। तो नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीन अमीनो सबके पेंटा हाइलाइट पॉसिबल है, नाइट्रोजन के नहीं है। नाइट्रोजन वैकेंट डी और लगता है, बताइए आया? सबको समझ में आया ना? बताइए, लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, पेंटा हाइलाइट ऑफ बिस्मथ, इंग्लिश में is not possible या हाईली अनस्टेबल। कोई बता सकता है क्यों, जबकि इसमें वैकेंट डी है? बताइए क्या बताएंगे वैसे? सर इनवर्ट एयर इफेक्ट।
Yeah, this is correct answer. This is correct answer. Because सर यहाँ पर आपने एक्सेप्ट नाइट्रोजन बिस्मथ क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह है, आपको अगले लाइन से क्लियर होगा सर ने क्यों नहीं लिखा, अभी बताता हूँ। बिकॉज इन बिस्मथ, सारे लोग लिखिए, याद नहीं है पहले, +3 stability of +3 is higher than, this is important, stability of +3 oxidation state is higher than +5, और आगे का लाइन ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ, सब पहले दिन के लेक्चर में और दूसरे दिन के लेक्चर में पढ़ाए गए हैं। बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है +3। अब देखिए सबको समझ में आया, आसिया, अनुभव, यस सर। स्वस्ति, ये लाइन सबको समझ में आया? Yes, sir. लक्ष्य, हाँ। अब आइए, हाँ अब देखिए नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली नोन पेंटाहालाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5, इसलिए मैंने नहीं लिखा। सुनिए प्लीज सारे लोग, बिस्मथ का नॉन पेंटाहालाइड अगर पॉसिबल है तो वही है, उसका रीजन यही है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, फ्लोरीन भारी गुंडा है, मतलब BCl5 Br5 अनस्टेबल या पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछ देगा कि बिस्मथ का कौन सा पेंटाहालाइड नोन है, तो क्या बोलिएगा, जल्दी बताइए, हाँ या ना? बोलिए BiF5, बाकी नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ नहीं लिख पाया था, क्योंकि बिस्मथ का एक ही सही है, नोन तो है, नोन है, बिकॉज फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रखता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन में तो वैकेंडी है ही नहीं, यहाँ तो स्टेबिलिटी का चक्कर है, वैकेंडी है लेकिन +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसका ये है। इसलिए बिस्मथ के केसेस में दिस लाइन, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, only known pentahalide of the bismuth is BiF5। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब आइए 11 एक चीज और, मैंने कहा था थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए। केमिस्ट्री में सेंट्रल एटम, प्लीज सुनिए, शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा जल्दी बताइए? ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये सुन लीजिए सारे, इनऑर्गेनिक में ये सब बहुत दफा है। नंबर 2, सेंट्रल एटम शोज, सब लिखाने की वजह यह है कि ये सब 11th में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप भूल चूक के रहते, इसलिए याद दहानी। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑलवेज रिड्यूसिंग, सब ठीक, सब याद रखिए। तीसरी बात है, सेंट्रल एटम शोज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने कहा, एक मिनट बताइए, -3 to +5 होता है कि नहीं ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताइए। यस। +3 मैंने लिखा, तो +3 इंटरमीडिएट होगा, याद रखिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी केमिस्ट्री में होता है, उसमें 2 रिजल्ट याद रखिए। पहला मैं पढ़ा चुका हूँ, याद, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, याद करो, बताया था कि नहीं, जो भी इंटरमीडिएट होता है, जल्दी बोलो हाँ या ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो ना, सुन लो, Yes, कुछ sir. तो बोलो। तो बिस्मथ अपने पेंटावैलेंसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक तो मैक्सिमम भी है, दूसरी बात ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल में जाना पसंद करेगा, इसलिए बिस्मथ इन पेंटा। अब ये लाइन लिखा दिया गया तो आपको समझ में आना चाहिए,
आपको इसी चैप्टर में आएगा फॉस्फोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहिए मैक्सिमम है। H3PO3 रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों, ये दोनों होगा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? +5 है। नाइट्रस एसिड दोनों होगा ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट है। जहां ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन दोनों होगा तो वहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ये सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, बताइए ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग पहचानने आया Yes, सबको? यस सर। वेरी गुड। अब लिखिए मेरे साथ साथ, ये लाइन साइड में लिख लीजिए। बिस्मथ इज a strong oxidizing agent। ये सब मत समझिए, ये सब इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट बेस असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन देता है। आपको वही है कि एकदम न्यूज़पेपर की तरह पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पढ़ते रहिए। पेंटावैलेंट cos in +5 solution state, bismuth has tendency to accept electron only। यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए आप +3 के बाद गिनाएंगे। लिख लिया? कुछ बता ही नहीं रहे, लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. लक्ष्य लिख लिया था आपने? लक्ष्य, स्वस्ति, आसिया, सब लोगों ने? Yes, sir. चलिए अब आइएगा कि स्पीच आप और से सुनिए। आपको मालूम है पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा कि नंबर ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका ये है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मालूम है ना आपको? एवरीवन यस सर। इसमें पेंटा हाइलाइट ऑफ द ग्रुप 15 जो होगा इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d लिखते ही केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडाइज क्योंकि 5 है ना, 5 होगा तो sp3d हाइब्रिडाइज होगा। एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, बाइपिरामिडल शेप। अब ये लाइन लिखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है ये तो आप सबको मालूम है। लिख लिया? लिख लिया कि नहीं, जल्दी बताइए। ये एंगल कितनी होती है जल्दी बताइए तो, ये एंगल कितनी होती है? अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ 120। 120 वेरी गुड। ये कितनी होती है? 90। और आपको मालूम है sp3d में 2 तरह का बॉन्ड होता है, कौन कौन जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये तेज है, स्ट्रॉन्ग से है। इतना सारे 2 तरह का बॉन्ड होता है। हो गया, जल्दी बताइए। यस सर। चलो सर, लिख लिया, जल्दी बताएं। यस सर, लिख लिया। अब देखें, प्लीज सुने। केमिस्ट्री में हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 तरह का होता है, प्लीज सुने, लिखेंगे नहीं। एक होता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखिए इस पर क्वेश्चंस का एनसीईआरटी ने पूछा है। पहले एक इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में जानिए, फिर मैं बताऊंगा। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब जो होता है
केमिस्ट्री में कौन कौन होता है? sp sp2 सारे लोग समझिए, sp3 एंड sp3d2। जहां पर भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, it means all bonds are equal in that hybridization if all surrounding atom are same। जैसे मिसाल के तौर पर CCl4 है, sp3 है, तमाम CCl की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। कॉमन सेंस भी कहता है ये तमाम बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ सब सेम है। लेकिन देखिए खुद दिमाग लगाइए, क्लोरीन है और H है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, लेकिन बताओ ये बॉन्ड लेंथ ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं आ जाएगी क्योंकि ये पड़ोसी अलग अलग हो गया? बोलिए हाँ या ना सारे लोग। Yes, sir. सुनिए, तो मैं इसलिए हाँ तो और से सुनिए, sp2 sp3 और sp3d2 इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। अगर सराउंडिंग एटम से में तमाम बॉन्ड है। देखिए केमिस्ट्री में एक आता है और से सुनिए नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होता है, sp3d एंड sp3d3। In that hybridization, all bonds are not equivalent. All bonds are not equivalent, irrespective of nature of surrounding it. Irrespective of nature of surrounding, चाहे surrounding atom same हो या different हो, all bonds are not equivalent. Irrespective of nature of surrounding it. ये एनसीईआरटी के 12th के एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि PCl5 में ऑल PCl बॉन्ड आर नॉट इक्वल। मैं अपना वक्त बचाना चाहता, मैं आपको ये लाइन लिखवा देता बस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप उसको याद कर लेते लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। पहले केमिस्ट्री में याद रखिए, नॉट ओनली PCl5, जहां भी sp3d आएगा या sp3d3 आएगा उस मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होंगे। उसकी पहली पहचान ये है, इसलिए इसमें दो तरह का बॉन्ड है, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल की जो होता है वो sp3d और sp3d3 दोनों में होता है। तो ये 11th का भी क्वेश्चन है और 12th के भी ग्रुप 15 के ई ब्लॉक के इंटेक्स का भी क्वेश्चन है। Why in PCl5 all PCl bond are not equivalent? Not only PCl5, कंसेप्ट क्लियर करें कि हाइब्रिडाइजेशन में इन चार को इक्विवेलेंट कहा जाता है इफ सराउंडिंग एटम आर सेम। लेकिन इन दो हाइब्रिडाइजेशन में ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, चाहे सराउंडिंग एटम सेम रहे या डिफरेंट रहे। कल ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर सबको लक्ष्य आपको समझ में आया? लक्ष्य आप बताइए प्लीज। Yes, sir. वेरी गुड, पहले लिख लीजिए फिर हम दूसरे स्टाइल में लिखवाते हैं। आप याद रखिए, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। दो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा नॉन इक्विवेलेंट, हमेशा नॉन इक्विवेलेंट है।
Has everyone completed? Yes, sir. Very good. आप सुनिए, अब इसी को दूसरे, ये तो हो गया रिजल्ट के फॉर्म में, ये पूरा कंसेप्ट हो गया, लेकिन स्कूल के एग्जाम सब में कैसे लिखिएगा वो आपको ना, ये कोई भी नॉट ओनली ये sp3, आप कोई पूछे PCl5 किसी में कोई भी sp3d नॉट, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 4 मॉलिक्यूल दे देगा कि किसमें तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। sp3d जहां भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा या sp3d तमाम बॉन्ड। अब आप थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के स्टार्ट पॉइंट डालिए, इन पीस में एक एग्जांपल लिख के समझाऊं। ऑल PCl बॉन्ड एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एक्सियल, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। एक्सियल पॉलिंग नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये रीजन दिया था, लेकिन एक्चुअल रीजन जो वो मैं आप समझा रहा हूँ, इन बोर्ड लेवल पर आप यही रीजन है। All the PCl bonds are not equivalent. The PCl bond at axial position has higher bond length than equatorial. It is due to the more bond pair repulsion at axial. पहले तो रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि कोई भी sp3d हो उसमें तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, समझा, या sp3d3 हो। जब भी आपको मॉलिक्यूल देकर पूछे किसमें बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें, उसमें चेक करें। चलो ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने, तो बताइए। हेलो एवरीवन, Done, sir. अच्छा इस पर स्ट्रक्चर पर आइए। यहाँ पर देखिए ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल। ये भी बात याद रखिए, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच के एंगल कितनी होती है, 90। और याद रखो टोटल 690 डिग्री है। ये वाला इस पर 90 डिग्री है, ये वाला इस पर भी 90 है, ये वाला इस पर भी 90, ऊपर से 390, नीचे से भी 390। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच के एंगल 90, हाउ मेनी 90 डिग्री, 6। इक्वेटोरियल की एंगल 120 है, 120 3 है। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। यस सर। और इसमें एक और एंगल है, कंपटीशन में पूछ देगा, एक्सियल और एक्सियल के बीच के एंगल 180 डिग्री। बताओ ये और ये पूरा 180 डिग्री है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, मेन एंगल 90 और 120, लेकिन कंपटीशन में पूछ देता है 180 भी है, वो तो है 90 120 तो आप भी जानते हैं। याद रखिए देयर आर 6। अब मैं बता रहा था रिपल्शन क्यों एक्सियल पर ज्यादा होता है, उसका रीजन देखो, 90 पर रिपल्शन ज्यादा है। ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, तीनों मिलके इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है। रिपल करेगा तो ये एक्सपैंड होगा। कोई कहेगा सर 120 पर भी रिपल्शन होना चाहिए, होता है लेकिन कम है, क्योंकि ये एंगल ज्यादा है और 90 डिग्री कम है, तो एक्सियल को तीनों तरफ से रिपल्शन फील हो रहा है, इसलिए एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जल्दी बताएं।
ज्यादा होगा। ज्यादा, Increase हो जाएगी। यस वेरी गुड। लॉजिक भी लगाओ, जहां की एंगल कम होती है ना वहां बॉन्ड लेंथ, यहाँ देखिए कहाँ चला गया। चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाएंगे, पहले लिखिए नॉलेज के लिए 180 भी लिख लीजिए। अब एक नई चीज की तरफ फिर आइए, ये आपको बॉन्ड कहाँ इक्वल होगा कहाँ नहीं होगा ये सबको समझ में आया एवरी स्टूडेंट को? बोलिए हाँ या ना। यस Yes, sir. हाँ, अब आइए, अब एक नई चीज की तरफ दोबारा आइए। देखिए कितना एनसीईआरटी कितना ऑथेंटिक, कितना नॉलेजफुल है। अब और से सुनिए, एक लाइन में समझा रहा हूँ, प्लीज सुनिए। यही सब आपको ऑब्जेक्टिव सब में देगा, एक एक पॉइंट को याद रखिए। लिख लिया, बताइए हाँ या ना। यस सर। लिख लिया, वेरी गुड। अब सुनिए, देखिए एक टॉपिक ही होता है जब आप जी मेंस या नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, एक टॉपिक होता है सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक केमिकल बॉन्ड में तो है नहीं सॉलिड। देखिए मैं आपको 12 11 से समझाता आ रहा हूँ, कॉम्पिटिशन 11 12 के बाद होता है एनसीईआरटी, बहुत सारी चीजों को हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दी रहती है। आप पढ़िए, पेंटा हाइलाइट में आप जाके पढ़िए, लिखा हुआ सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है ग्रुप 15 में कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सॉलिड PCl5 इज आयोनिक, जबकि PCl5 कोवैलेंट है, सॉलिड PCl5 आयनिक क्यों है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा कि नॉट ओनली दिस चैप्टर, सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझिए। तो ये नहीं समझना है कि बहुत सारी बातें केमिकल बॉन्ड में नहीं है। देखिए पी ब्लॉक में 15 में है, अब जाके पढ़िए अगर यकीन ना हो। अब और से सुनिए, लिखना नहीं। केमिस्ट्री कहता है, पहले कंसेप्ट को समझिए। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, प्लीज पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर हम आएंगे डायरेक्ट लाइन। कोवैलेंट कंपाउंड दो केसेस, दो स्टेट में पाया जाता है। एक होता है गैस फेज, तो गैस फेज में तो ये शोज कोवैलेंट करैक्टर, ये शो गैस फेज में ये शोज कोवैलेंट करैक्टर, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट करैक्टर शो होता है। अब देखिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड में शोज आयनिक करैक्टर। कैसे मालूम? जब मोल्टेन स्टेट किया गया ना, उसमें आयंस बनने लगे। शोज ये एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ, सॉलिड को जब मेल्ट किया तो शोज आयनिक करैक्टर। आयनिक कंपाउंड तो आयनिक है ही है, सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आयनिक हो जाता है। जाके पढ़िए, लिखा हुआ सॉलिड PCl5 इज आयनिक इन नेचर। इसलिए कहता हूँ इनऑर्गेनिक के लिए आप मोटी मोटी बुक मत पढ़िए। बुक पढ़ने का शौक हो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए इनऑर्गेनिक के लिए, और उसके लिए कंसेप्ट टीचर समझा रहा है। अब देखिए सॉल्व, पहले ये 9 लिखिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रूफ किया जा रहा है कि आपके सिलेबस में सब है, उसी को डिटेल फॉर्म में कॉम्पिटिशन वगैरह सामने पूछता है।
बताइए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस यस सर। पहले तो लाइन को लिखिए, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले लिखिए, सॉलिड PCl5 is ionic because solid state PCl5 जो होता है ना, PCl5 consists of Cl4 प्लस दो डिफरेंट आयंस के फॉर्म में रहता है। इसलिए याद रखिए, PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl4, अब देखिए दो अपोजिट आयंस के बीच में है, आयनिक होगा कि नहीं। अब ये तो याद, अब सर इसके अलावा कुछ होता है? मैं वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये तो हुआ बुकिश वर्ड हो गया कि भाई ये रिजल्ट कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आयनिक हो जाता है तो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है? हेलो, यस ये लिख दिया तो बताइए। डन सर। 1 मिनट सर। हाँ लिखिए। डन सर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री में, सर ये तो हो गया, याद कर लिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ABN कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जल्दी बताओ क्या है? ABN। अरे यार, ABN सॉलिड स्टेट में इसका फॉर्मूला याद कर लो तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं। AB प्लस N-1 प्लस B-, सुनना। अब देखो, ये जो B- है फर्दर दो बातें कर सकता है। मेरी बात और सुनो तो अच्छे से आएगा। देखो, B- फर्दर दो बातें कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी केसेस में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है जल्दी बताओ? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कब होगा? जब एनायन छोटा F-, और ऐसा भी हो सकता है कहीं पर नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। प्लीज सुनो, ये है कंसेप्ट, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होगा? जब आयन बड़ा हो जाएगा तो स्टेरिक क्राउडिंग होगा, तो फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। I- हो, BMR हो, या कोई भी पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन वगैरह वगैरह। अब देखो फॉर्मूले पर तुम पुट करो, देखो उसको फॉर्मूले पर पुट करो, PCl5 सॉलिड स्टेट। बताओ यहाँ N की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 5 है। ABN 5 है, बताओ 5 है ना? देखो यस सर। फॉर्मूला लगाओ, B यहाँ पर Cl है तो 5-1 PCl4 बन गया कि नहीं फॉर्मूले में? जल्दी बताओ हाँ या ना? हेलो 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 हेलो, समझ में बात आई? यस सर। यस अच्छा, दूसरा हुआ Cl-। अब देखो, हमने कहा Cl- फर्दर कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स बना के ये कैसे बना सकता है? तो PCl5 से मिलकर PCl6 बना सकता है। अब देखो PBr5, सर PBr5 को बता दीजिए। PBr5 सॉलिड स्टेट में जाएगा तो PBr4 प्लस होगा और सिर्फ Br- होगा। यहाँ PCl6 PBr6- नहीं, तो Br बड़ा है, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। PBr6- डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैंने कंसेप्ट सिखा दिया कि B- नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इफ Br-।
अरे बोलो ना, आया समझ में? हेलो हेलो। यस सर आया। हाँ, आयनिक तो होगा, आयनिक तो होगा, आयनिक ये भी होगा, लेकिन फॉर्मूला अलग होगा, PCl5 PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लिखा होगा, ये लाइन पूरा। अब वो एक लाइन लिख दिया, इसी को जी कंपटीशन सब में दे देता है, बोर्ड लेवल में भी दे देगा। अच्छा एग्जामिनर पूछ देगा PCl5 exists as this, why PBr5 exists as this, PBr4 प्लस। इसलिए मैं जनरल फार्मूला आपको लिखा दिया कि आपको जब भी ABN कंपाउंड हो तो यही केस होगा, यही केस होगा। ये वाला स्लाइड लिख लीजिए। अच्छा पहले तो यहाँ पर ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको और अच्छी बातें सिखाता हूँ। ये हुआ कि भाई ठीक है एनसीईआरटी में भी है, उसके अलावा आप नॉलेज भी रखिए, मेन कंसेप्ट क्या है केमिस्ट्री। ये आप लोगों ने बताइए साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. क्या जल्दी बोलिए, ये फॉर्मूला बताइए, लिख लिया था? बोलिए। यस आसिया, लक्ष्य, अनुभव, सब लोगों ने लिख लिया Yes, था? sir. ये लिख लिया था? आगे बढ़े, जस्टिस बताइए सब लोग। Yes, sir. अब सुनिए एक नई नॉलेज, ये भी आप जाके देखिएगा, लिखा होगा, प्लीज सुनिएगा। PCl5 कंक्लूजन, PCl5 का जब भी हाइब्रिडाइजेशन कहे, सुनिए कैसे गैस है sp3d, अब सुनिए सॉलिड है तो अलग है sp3d2 एंड sp3। क्यों सर, क्यों सर? उसका रीजन सुनो, यहाँ देखो, जैसे ये गया बिहारी तो ये देखो, ये sp3 है और ये sp3 है, इसलिए कॉम्पिटिशन में पूछता है राइट द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एनसीईआरटी PCl5 लिखा है तो PCl5 तो आपको याद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये सुन ले सारे लोग, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में बताएं, पहला ऑप्शन दे देगा sp3d, स्टूडेंट ज्यादा जल्दी के चक्कर में उसी पर टिक मारेगा, सब लिखा हुआ है, ये दोनों लिखा हुआ। अब आइए, अरे सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर Yes, sir. हाँ, अब देखिए PBr5 अगर ये गैस है तो सब पेंटाहाइलाइड sp3d है। PBr सॉलिड स्टेट में ये बिहारी सिर्फ sp3 है। क्यों? देखो देखो देखो, सिंगल का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बोलो ना हेलो। Yes, हेलो हाँ, ये है कंसेप्ट। यस मेरी आदत यही है कि आप एनसीईआरटी में एक लिख दिया तो आप भी ये पढ़ लेते, आपको भी नंबर आता, लेकिन टीचर का काम है पूरा डिटेल में अच्छे से बताना कि आपको दिमाग में अच्छे से आ जाए। और ये प्रूफ है, ये सब प्रूफ किया जा रहा है कि आप भी सेल्फ स्टडी इसी तरह करें। मैं इसलिए कहता हूँ इनऑर्गेनिक को आप देखिए नहीं पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें याद रखनी, इसलिए जरूरी है पढ़ दे। लाख यूनिट टेस्ट हो, बर्थडे पार्टी हो, खाला आंटी के यहाँ मत जाइए, लेकिन आप 30 मिनट जरूर पढ़िए इनऑर्गेनिक, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ। वरना आप उधर पढ़िएगा उधर भूलिएगा, फिर बाद में आप बहाना तलाशिएगा। प्लीज आप सबसे अच्छी उम्मीदें हैं, इसलिए मैं हर क्लास में समझाता रहता हूँ कि बाद में बहाना ना रहे। लिख लीजिए, इनऑर्गेनिक पढ़ने में टाइम ही नहीं लगेगा, कोई फार्मूला ही नहीं है, नो न्यूमेरिकल, सिर्फ पर के माइंड में रखना, वो है प्रैक्टिस कर। लिख लीजिए, एक दफा भी पढ़िए,
रफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, घमंड में मत रहिए अरे हमको आता है। रफ पेपर को दागिए, लिखिए कि सर ने पेंटा हाइलाइट के बारे में क्या क्या पॉइंट सिखाया, ट्राई हाइलाइट के बारे में क्या क्या पॉइंट सिखाया, तब आपके माइंड में आए। अरे बोलो ना, तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम खाली चिल्लाते रहते हैं, तुम लोग बोलते ही नहीं। सही नहीं कह रहा हूँ मैं क्या? तो यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, सबको सब कुछ चाहते हैं यार 99.9 आ जाए यार। लक्ष्य आप भी मेहनत कर रहे हैं ना, लक्ष्य पढ़ाई हो रही है ना, लक्ष्य बताइए। यस सर। हम लोगों में दोस्ती होनी चाहिए, अब हम लोग पुराने हो गए ना लक्ष्य, अब दोस्ती होनी चाहिए टीचर स्टूडेंट में। एकदम मेहनत कीजिए, कभी भी गड़बड़ लगे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज, हम आपको अलग से क्लास भी 11th का दे देंगे, कोई घबराने की बात नहीं। लिख लिया सारे लोगों ने तो बताइएगा। ये हुआ आपको कंसेप्ट कि आपको ये पढ़ना। अब आइए, भले वो कंसेप्ट आपको आता है लेकिन मैं बता दूंगा क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन है और ये बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है, इसको मैं लास्ट में पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास संडे में है, लिख लिया तो बताइए। डन सर। बस 2 मिनट में इसका मैं रिवीजन कर देता हूँ। आपने 11th में पढ़ा लेकिन 12th में भी है, इनऑर्गेनिक जहाँ भी होगी वो हर जगह है, 11th 12th इसमें नहीं होगी। क्या शायद आपने ये नाम नहीं सुना, फजान स्कूल? मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से पढ़ूंगा। फजान स्कूल नाम सुना है ना? हेलो यस सर। सर। फजान ने पहले कह दिया था केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड अगर है तो ना 100% आयनिक है ना 100% कोवैलेंट है, सब में कुछ ना कुछ मिक्स्ड कैरेक्टर है। अगर आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ है कोवैलेंट है, कोवैलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे कि आपको अच्छे से आ जाए। क्योंकि इनऑर्गेनिक है तो वहां आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं 12 एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है व्हाई पेंटा हैलाइड हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन ट्राई हैलाइड। आप क्या कीजिएगा, आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू फजान से आंसर होगा। सिर्फ ये सब इसलिए लिखाया जा रहा है कि आपको याद हो जाए, समझा? फजान स्कूल मेरे साथ साथ लिखिए। इट गिव्स द, बस 2 मिनट में समझा दूंगा। इट गिव्स द आइडिया ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, समझा? इन आयनिक कंपाउंड। बस पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, बस उन्होंने कहा कि अगर ये केटायन है, इसका न्यूक्लियस है, ये एनायन है, एनायन है, न्यूक्लियस है। केटायन और एनायन के बीच में आपको मालूम ही है आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम, ये चूंकि केटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड करने की कोशिश करता है। तो आफ्टर सम टाइम्स देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके अंदर पोलराइजेशन आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। डिफॉर्मेशन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। यस। हाँ, तो इसी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसका तीसरा नाम डिस्टॉर्शन, समझा? इसी वजह से आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, समझा? ड्यू पोलराइजेशन। और बस ये लाइन लिख लिया, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देंगे आपको। शॉर्ट फॉर्म, ड्यू पोलराइजेशन कोवैलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड। बस ये याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद ही है लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो गया। जब कीटायन एनायन मिलाते हैं ना तो पोलराइजेशन होता है, कीटायन एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करने की कोशिश करता है। पोलराइज करने का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, एकदम कीटायन के करीब जा रहा है, आयनिक तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ ये सब फेनोमेना भी हो रही है। सर वो आपने एनायन में प्लस चार्ज
प्लस नहीं है ये भाई, एनायन है ना, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होगा मेरे भाई। हेलो या Yes, या sir. हाँ, आप कभी कभी चना नहीं खा रहे हैं आजकल, चना खाइए, चना चना। नहीं सर, वो कैटायन में प्लस था तो हाँ हाँ, केटायन तो प्लस, एनायन पे तो चार्ज नेगेटिव ही है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो किसी का भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना। बोलिए Yes. हर्षित भाई। हाँ ठीक है, गुड। लिख लिया तो बताइए, एकदम लक्ष्य अच्छे से समझ में आया। फैजांस रूल, फैजांस रूल क्या देता है? कोवालेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इसका कहना ये था कि कोई भी कंपाउंड 100% ना आयनिक है ना 100% कोवालेंट है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आपको, हाँ मैंने क्या कहा था, बस इसको ट्रिक्स के बेसिस पर याद रखिए, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। याद है 11th में बताया था HCl, कोई बता सकता है फुल फॉर्म? SC, स्मॉलर केटायन। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। स्मॉलर, स्मॉलर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्मॉलर केटायन जब होगा, याद रखो, पोलराइजिंग। स्मॉलर केटायन होगा तो और खींचेगा, और खींचेगा तो बताओ पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा मैं लिख देता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए स्मॉलर केटायन। दूसरा शॉर्ट फॉर्म याद रखो, बताओ इसको क्या कहेंगे? लार्जर एनायन। वेरी गुड। और जितना एनायन ज्यादा बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। लो पोलराइज हो जाओ, इसको लिख दीजिए। इसमें एक वर्ड आता है पोलराइजिबिलिटी। एनायन के केसेस में पोलराइजिबिलिटी आएगा। लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट आ जाता है। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए, हाँ मैं समझाना चाह रहा था, लक्ष्य देखिए, कोई भी कहे कि बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करो, तो स्मॉलर केटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लार्जर एनायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, एकदम याद रख लीजिए। CLA स्मॉलर केटायन ज्यादा पावर से खींचेगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। केटायन खींचता है तो पावर की बात होगी। एनायन देता है तो पोलराइज्ड हो जाएगा, पोलराइजिबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य आपने लिख लिया? लक्ष्य CC का मतलब Yes, कोवेलेंट sir. कैरेक्टर। हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए क्लास लाइन में लिख रहा देता हूँ, लिखिए। पेंटा हैलाइड of group 15 has more covalent character। बताइए पेंटा हैलाइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। then try हैलाइड। हाँ एग्जामिनर को बताएंगे अकॉर्डिंग टू फैजांस रूल। फैजांस रूल देख कर ही अगर आपको स्कूल लेवल में आ गया है, एज द पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ केटायन छोटा होगा।
तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए पेंटा हैलाइड में PCl5 है, PCl5 है और यहाँ PCl3 है। बताइए कोवेलेंट कंपाउंड दोनों, लेकिन इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आया सबको, ये आइडिया आपको आना चाहिए। हाँ लिख लीजिए।